प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भू संचलन तथा उससे उत्पन्न आकृतियों के बारे में बातचीत करेंगे। भूतल पर जो बल परिवर्तन लाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल ये दोनों मिलकर पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अंतर्जात बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है, वहीं बहिर्जात बल उन असमानताओं को दूर कर, उन विषमताओं को दूर कर और समतल स्थापन का कार्य करते हैं। जियोलॉजिकली यदि हम देखें तो कोई भी परिवर्तन पृथ्वी के ऊपर वो लंबे समय में भी हो सकता है या शॉर्ट स्पान, जैसे फॉर एग्जांपल अचानक भूकंप आता है, 5-6 मिनट के अंदर समस्त धरातल के ऊपर परिवर्तन हमें दिखाई देता है। वहीं पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबे करोड़ों साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। पर्वतों के अपरदन अपग्रसन की प्रक्रिया, जैसे अरावली पर्वत हम देखते हैं या हिमालय पर्वत देखते हैं, उनकी उत्पत्ति में और अभी भी लगातार वो अपना विकास कर रहे हैं। तो लंबे समय में भी भूगर्भिक परिवर्तन हो सकते हैं और कम समय में भी भू परिवर्तन हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला बल है वो है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल के बारे में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि अंतर्जात बल में दो प्रकार के संचलन हो सकते हैं, एक है क्षैतिज संचलन और दूसरा है लंबवत संचलन। इन संचलनों के द्वारा अनेक विषमताओं का भूपटल पर सूत्रपात होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि का निर्माण होना। इसी प्रकार भूकंप तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बलों के द्वारा सडन आती है, अचानक आती हैं। इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने की क्रिया तथा उनके बारे में कारणों के बारे में हमें कम जानकारी है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। फिर भी सामान्य संभावित कारणों में से यदि हम देखते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों के सिकुड़ने से या फैलने से इस प्रकार की भूगर्भिक विवर्तनिकी हलचलें पैदा होती है, जिसके कारण इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट्स, स्थानांतरण या एडजस्टमेंट्स उत्पन्न होते हैं। फर्दर आप देखेंगे कि अंतर्जात बलों में, जैसे सडन में मैंने आपको बताया ज्वालामुखी और आपका हो गया भूकंप। दूसरा जो है इसको हम फर्दर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आकस्मिक अंतर्जात बलों के द्वारा जो सडन हो रहे हैं उनके द्वारा भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं घटित होती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के धरातल के नीचे जैसे सील, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ जैसी संरचनाओं की उत्पत्ति होती है, जो कि हमने चट्टान वाले वीडियो में देखा था। और धरातल के ऊपर लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकुओं का निर्माण। इसी प्रकार भूकंप के द्वारा भूतल पर झील, सागर जैसी संरचनाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो अंतर्जात बल है उसको हम कहते हैं पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? इसके अंतर्गत लंबवत एवं क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित करते हुए दो प्रकार की संरचनाएं हमारे सामने दृष्टिगत होती हैं। एक है महादेशीय संचलन, जिसको हम एपियोजेनेसिस जो है, एपिरोज है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, तथा जेनेसिस का अर्थ है उत्पत्ति, अर्थात महाद्वीप की उत्पत्ति। इस संचलन में महाद्वीपों में या तो उत्थान होगा या अवतलन होगा। उत्थान और अवतलन दो प्रकार की क्रियाएं हैं, जरा आप ध्यान से समझें। महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन, उसी प्रकार महासागरों में निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायक है। दिशा के आधार पर पुनः इन्हें हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक है ऊपरमुखी अपवर्ड मूवमेंट। इस संचलन में क्या हो रहा है, देखिए ऊपरमुखी जो संचलन है, महाद्वीपों में दो प्रकार के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में
महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपने समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान या उभार कहते हैं। एक प्लेस अपने स्थान पर रह गया है, दूसरा अचानक, आप देख रहे हैं, दूसरा अचानक ऊपर की ओर उठ गया है। इसी प्रकार जब कभी दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग अपने सागर तल से जो पहले जलमग्न था ऊपर उड़ जाता है, इसे निर्गमन, क्या कहते हैं, निर्गमन कहते हैं। तो यहां दूसरी चीज क्या हो गई कि सागर तल, महाद्वीप का तटीय भाग जो सागर तल से ऊपर उड़ गया, जो पहले जलमग्न था, अर्थात नई भूमि की उत्पत्ति हो गई। सीधी सी भाषा में आप समझें इसको तो हमें जलमग्न भूमि से पुनः भूमि मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल 1896 में जब भूकंप आया भुज में, तो वहाँ पर एक स्थान था जिसका जो जलमग्न था करीब 15 मील लंबा, और अचानक वो स्थान धरातल से ऊपर उठ गया और पूरा क्षेत्र जो उस बाढ़ के भूकंप की प्रक्रिया में जो उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी उसके कारण जलमग्न हो रहा था। उस समय लोगों ने उस स्थान पर जाकर अपनी जान बचाई, जिसे हम राम अल्लाह बांध के नाम से जानते हैं। ये अचानक जमीन में से ये भाग ऊपर उठा है, तो ये हमारा निर्गमन का उदाहरण है। इसी प्रकार अधोमुखी संचलन सेकंड पार्ट है। अधोमुखी संचलन में क्या हो रहा है, दो तरह के धसाव हो रहे हैं। पहले भाग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धस जाता है। कोई भाग लेवल ए पर है, अचानक नीचे की ओर बैठ गया है ना, उसको हम कहेंगे अवतलन। दूसरे भाग में क्या हो रहा है, स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। पहले धरातल था, स्थल था, लेकिन अचानक वो जगह अपनी जगह से नीचे बैठ गई और उसके ऊपर पानी आ गया, और इस प्रक्रिया को हम निमज्जन या सबमर्ज कहते हैं। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच में कहीं भी हो सकती है, किंतु निमज्जन की क्रिया है ये केवल तटीय भाग या सागरीय भागों में ही होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर है पर्वतीय संचलन पार्ट सेकंड। पर्वतीय संचलन मीन्स ओरोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोज का मतलब होता है पर्वत, जेनेसिस का मतलब उत्पत्ति, अर्थात पर्वतों की उत्पत्ति। ये सब ग्रीक भाषा के शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। ओरोज मीन्स पर्वत, जेनेसिस अर्थात उत्पत्ति। संक्षिप्त रूप से इसे हम पर्वतन बल या पर्वतन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत प्राय क्षैतिज रूप से कार्य करता है। क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल, इसको क्रिस्टल फ्रैक्चर्स एक आप देख रहे हैं इसके अंदर, और दूसरा है क्रिस्टल बेंडिंग। दो प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है, या तो भ्रंश उत्पन्न हो सकते हैं तनाव की प्रक्रिया के कारण, फ्रैक्चर्स उत्पन्न हो सकते हैं, क्रैक्स हो सकते हैं, फॉल्ट हो सकता है, या संपीडनात्मक बल के कारण संवलन या वलन की क्रिया घटित हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात क्या आ रही है कि वलन की प्रक्रिया होना। एक इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट के कारण अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द कोस्टल लैंड, किस तरीके से भाग, कोई धरातलीय भाग है वो किस तरीके से अपलिफ्ट होता है, ऊपर उठता है या नीचे बैठ जाता है, ये दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए बिटवीन द इवेंट्स ओशियन प्लेट्स और इधर कॉन्टिनेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, है ना, सबमर्ज कर रहा है अर्थक्यू की प्रक्रिया के कारण, और कोई भाग अचानक धरातल से ऊपर उठ गया है या कोई भाग अचानक धरातल से नीचे बैठ गया, तो ये निर्गमन और निमज्जन की क्रिया घटित हो गई है। आगे चलो, आगे चलने पर हम भूपटलीय जो क्रिस्टल बेंडिंग्स होती हैं वो भी दो प्रकार की हो जाती हैं, एक है संवलन और दूसरा है वलन। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में हमें दिखाई देता है, वहीं पर वलन वह वो पर्वत निर्माणों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो वलन पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो चट्टानों में जो लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, उन लहरनुमा मोड़ों को वलन कहा जाता है। अब वलन में भी दो टेक्निकल शब्द हैं, एक ऊपर उठा हुआ भाग जिसको हम कहेंगे अपनति, और एक भाग जो नीचे धस जाता है, मतलब एक भाग तो
आप ये देखिए कि उल्टा यू बन जाता है और एक सीधा यू। उल्टा यू का जो टॉप भाग है वो तो होगा अपनति और नीचे वाला भाग होगा अभिनति। वास्तव में जो वलन है वो बृहद संवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर की भुजाओं, जो वलन की भुजाएं हैं उनको हम लिम्स ऑफ फोल्ड, दो भुजाएं होती है उसको हम लिम्स ऑफ फोल्ड या वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्च जो भाग है या अभिनति के निम्न भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को, एक रेखा जो डिवाइड करती है वलन को दो भागों में, उसको हम वलन का अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया गठित हो रही है। ये आप देख रहे हैं फॉल्ट के अंदर ये फॉल्ट सेंटर है। ये जो फॉल्ट सेंटर है इसके का जो नीचे वाला भाग है ये अभिनति है और यही फॉल्ट आगे आप जाके देखेंगे तो ये ऊपर की ओर उठ गया है, जैसे ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं। तो इस चित्र के अंदर ये जो घुमा हुआ भाग है आपको दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको स्पष्ट दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये प्रक्रिया घटित हो रही है। देखिए ये ऊपर उठा हुआ भाग है, ये हमारा कहला रहा है अपनति, और इस वाले डायग्राम में ये जो नीचे वाला भाग है ये हमारा कहला रहा है अभिनति। और इस वाले भाग को और इस वाले भाग को हम वलन की भुजा कह रहे हैं और ये जो सेंटर पार्ट है ये है एक्सिस ऑफ द फॉल्ट। ओके, तो ये एक्सिस ऑफ द फॉल्ट हो गया। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ फॉल्ट्स चलते हैं और जैसा दोनों साइड से इसमें संपीड़नात्मक बल लगता है तो किनारे वाली जहां बल ज़्यादा लग रहा है वहां से इनका उठाव ज़्यादा होता है, मध्य भाग में सबसे ऊंचे उठ जाते हैं और इस तरीके से फॉल्ट बनते हैं। और नवीन जो वलित पर्वत हैं हमारे, चाहे हिमालय हो, एंडीज हो, रॉकीज़, ये सब इस वलन की प्रक्रिया के कारण ही बने हैं। इससे के साथ ही अगला जो हमारा टॉपिक उसके अंतर्गत हम वलन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वलन में भी जैसा प्रेशर लग रहा है उसके साथ साथ वलन में जो चट्टानें हैं कैसी हैं, लचीली हैं, कोमल हैं, कहीं पर वलन ज़्यादा होता है, कहीं दोनों तरफ जो भुजाओं का झुकाव है वो बराबर हो जाता है, कहीं पर एक भुजा ज़्यादा झुक जाती है दूसरी भुजा कम झुकती है, कहीं पर एक भुजा समकोण पर चली जाती है और दूसरी भुजा खड़ी रहती है, कहीं पर ऐसा लगता है मानो कि एकदम खड़े ढाल वाली वो हो गई है, कहीं कठोर चट्टानें पीछे की तरफ आ जाती हैं, तो एक चट्टान तो झुक जाती है लेकिन दूसरी चट्टान खड़ी रहती है। इस तरीके से वलन के विभिन्न प्रकार हैं, मैं आपको जल्दी से उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है सममित वलन। आप देख रहे हैं ऊपर वाले डायग्राम के अंदर, इसमें एक साधारण प्रकार का वलन है जिसमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो बराबर होता है और ऐसा लगता है कि ये खुला हुआ वलन है, बिल्कुल इस प्रकार। दूसरा है सममित एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में एक भुजा का जो साधारण झुकाव वाली है लेकिन दूसरी भुजा है वो कम झुकाव वाली है या छोटी है। इसी प्रकार एक दिग्नत मोनोसिंक्लाइन है। मोनोसिंक्लाइन में क्या होता है कि एक भुजा का झुकाव साधारण होता है तथा ढाल क्रम से होता है और दूसरी भुजा का जो झुकाव है वो समकोण बनाते हुए होता है। इस प्रकार ढाल एकदम खड़ा हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार का जो वलन है वो लंबवत संचलन के कारण बताया जाता है और कई बार अधिक संपीड़न होने पर इस वलन की भुजा के टूटने की संभावना बनी रहती है। इसी प्रकार है समनत वलन, आइसोसिंक्लाइन। आइसोसिंक्लाइन मीन्स दोनों भुजाएं जो हैं वो क्षैतिज संचलन के कारण समान रूप से झुक जाती हैं और एक दूसरे के इतने समीप आ जाती हैं कि समानांतर सी प्रतीत होती है। इस तरीके के समानांतर भुजा वाले वलन को हम समनत वलन के नाम से जानते हैं। फिर है परिवलित वलन। जब क्षैतिज संचलन अत्यधिक ज्यादा हो जाता है तो ओवरटर्न फॉल्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पर ओवरटर्न हो रहा है। यहाँ पर जब क्षैतिज संचलन ज्यादा हो गया तो ये जो लास्ट इस डायग्राम का आप देख रहे हैं ओवरटर्न के नीचे वाला, ये परिवलित हो गया है, अर्थात वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो गई है। ओके, इसी प्रकार कभी कभी अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे हम प्रतिवलन कहते हैं। ओके, इसी प्रकार अवनमन वलन, जब किसी वलन का अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर
उसके साथ कोई कोण बनाता है तो उसको हम अवनमन वलन के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम्स में आप देखते जाइए, सिमेट्रिकल, अब एसिमेट्रिकल, अब इसमें एक भुजा अधिक झुकी हुई है, एक भुजा छोटी है। ये इस प्रकार के धरातल के कुछ उदाहरण भी आपके लिए लाए हैं हम। इसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं मोनोसिंक्लाइन का एक दिक्नत, इसमें एक भुजा बिल्कुल सीधी है, दूसरी भुजा समकोण के ऊपर चली गई है और क्षैतिज हो गई है, तो ये एक दिक्नत का उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार आइसोसिंक्लाइन, जैसा मैंने अभी बताया था कि दोनों ओर वलन की भुजाएं इतने करीब आ जाती हैं कि एक दूसरे के समानांतर प्रतीत होती हैं, इसको हम समनत वलन कहते हैं। ये है हमारा परिवलित वलन। परिवलित वलन में जिसमें क्षैतिज संचलन के कारण क्या हुआ है, क्षैतिज संचलन के कारण भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो गई है, ओके, क्षैतिज दिशा में हो गई है। और ओवरटर्न आप देख ही रहे हैं, ओवरटर्न के अंदर क्या हो गया है, अत्यधिक संपीड़न के कारण एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर उलट जाती है, ओके। ये प्लंग अवनमन वलन का भी मैंने बताया था आपको कि जब किसी वलन का अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोई कोण बनाता है, तो यहाँ आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई एंगल बन रहा है ना, कोई कोण बना हुआ है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, त्रिभुजाकार आकृति बन गई है वलन की। इस प्रकार के वलन को हम अवनमन वलन कहते हैं। फिर आता है एक और पंखा वलन। जब एक बृहद वलन की अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनति और अभिनति लहरनुमा, मतलब एक बड़ी अपनति के अंदर भी अभिनति बन जाती है, छोटी छोटी अपनति और अभिनति बन जाती है, तो आकृति एक पंखे के जैसे लगने लगती है, तो उसको हम पंखा वलन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही एक दो प्रकार और हैं हमारे, जिसमें खुला वलन, जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण 90 से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होगा तो उसको हम खुला वलन कहेंगे। जब किसी वलन की दो भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण अर्थात 0 से 90 के बीच में होगा तो उसको हम बंद वलन की संज्ञा देते हैं। दूसरी जो आकृति है, ये देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब बल आमने सामने लगता है तो भूसन्नति या जो लचीली चट्टानें उनके अंदर मोड़ पड़ जाते हैं, तो उसको तो हम वलन कह रहे हैं। लेकिन जब फोर्स एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, फोर्स एक दूसरे के जब विपरीत जाते हैं, उस समय चट्टानों में भ्रंश की क्रिया होती है। इसे हम चटकन, क्रैक छोटे स्तर पर होती है, और बड़े स्तर पर जब ये तनाव मूलन संचलन होता है, तीव्र होता है, और एक विभंग तल फॉल्ट प्लेन के सहारे होता है, बड़े पैमाने पर स्थानांतरण, तो इसको हम भ्रंश कहते हैं। भ्रंश के अंदर दरार या चटकन है वो भूपटल के केवल ऊपरी भाग में ही होती है। नीचे जाने पर दरार या चटकन का जो प्रभाव है ये ऊपर भाग पर होता है, लेकिन भ्रंश के अंदर ये काफी गहराई तक चला जाता है, ओके। तो तनाव मूलन संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहा जाता है, और जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होगा उसे हम विभंग तल या भ्रंश तल कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट, यहाँ 4 प्रकार के फॉल्ट्स हैं हमारे सामने। पहला है फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट। पहला कौन सा है हमारा? नॉर्मल फॉल्ट। दूसरा है रिवर्स फॉल्ट, तीसरा है लेटरल फॉल्ट या स्ट्राइक फॉल्ट, और चौथा है हमारा स्टेप फॉल्ट। देखिए, नॉर्मल फॉल्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण दोनों खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखने को दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आकृति है वो कैसी हो गई। कभी ये चट्टान ऐसी थी, सपोज यहाँ से भ्रंश हुआ डेवलप, तो यहाँ से जब भ्रंश डेवलप हुआ तो क्या हो गई, एक चट्टान यहाँ है और इस तल के सहारे ये चट्टान खिसक कर इधर चली गई, दिख रहा है। तो ये जो तल है आपको सेंटर में नजर आ रहा है, ये भ्रंश का जो प्लेन है जिसके सहारे ये स्थानांतरण हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जेड के रूप में एक आकृति बन गई है और तनाव के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। इसे हम सामान्य या व्युत्क्रम सामान्य भ्रंश के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा जो भ्रंश है वो क्या है, दूसरे वाले में आप देखेंगे
रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या हो रहा है, जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो उससे निर्मित भ्रंश को हम व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश में चट्टान का खंड दूसरे पर छट जाता है। इस क्रिया को उत्क्रम थ्रस्ट कहा जाता है। इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को थ्रस्ट फॉल्ट या छेपित भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कई बार जो दीवार होती है वो निलंबित लटकी हुई सी प्रतीत होती है, हवा में कई बार लटकी हुई सी प्रतीत होती है कि एक दीवार है वो लटकी हुई है। कई बार इसको हम संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो संपीड़न बल के कारण होती है ना, तो इसको हम संपीड़नात्मक भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। यह भ्रंश तल इसमें क्षैतिज अवस्था में रहता है। इस जो ये फॉल्ट है इसमें भ्रंश तल है वो क्षैतिज अवस्था में होगा। तीसरा प्रकार का हमारा है पार्श्वीय या नतिलंबी सर्पण भ्रंश। क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उससे लैटरल फॉल्ट या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट नतिलंबी भ्रंश की उत्पत्ति होती है। इस भ्रंश में कगारों की रचना या तो हो नहीं पाती है। देखिए भ्रंश के अंदर कगार होना जरूरी है। कगार मीन्स खड़े ढाल वाला भाग। कोई भी आप भ्रंश देखेंगे तो उसकी आकृति को आप देखेंगे तो उसमें इस प्रकार का खड़ा ढाल, ये जो खड़ा ढाल है ये जरूर होगा, है ना, तो ये होना चाहिए। लेकिन नती लंबी भ्रंश जो है इसके अंदर कगार की रचना नहीं होती है या बहुत कम होती है, कम ऊंचाई की होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ओके, और चौथा जो हमारा भ्रंश है वो है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश स्टेप फॉल्ट। स्टेप फॉल्ट क्या है, जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का निर्माण होता है तो सभी भ्रंश तल फॉल्ट प्लेन के सहारे एक ही दिशा में होते हैं। इसे हम सीढ़ीदार या सोपानी भ्रंश कहते हैं। कैसे, एक भ्रंश फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरीके से मानो सीढ़ियां बन गई हों। ओके, तो इस प्रकार के भ्रंश यहाँ पर डेवलप होते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, स्टेप, क्या कहते हैं, स्टेप फॉल्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। ये आपको देख रहा है फॉल्ट स्क्रैप, स्ट्राइक स्क्रैप, लेटरल फॉल्ट है तो यहाँ कगार की रचना नहीं हो रही है। नॉर्मल फॉल्ट के अंदर कगार बनते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको किस प्रकार जो तीरों का निशान आपको नजर आ रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि चट्टानों का मूवमेंट एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में हुआ है या लंबवत हुआ है या फोर्सेस किस प्रकार के लगे हैं। तो रिवर्स फॉल्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि संपीड़नात्मक बल लग रहा है और वहीं पर नॉर्मल फॉल्ट के अंदर आप देख रहे हैं तनाव मूलक बल लग रहा है। थ्रस्ट फॉल्ट के अंदर भी संपीड़नात्मक बल है और ये जो स्टेप फॉल्ट है इसके अंदर लेटरल फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के बलों के कारण अलग अलग प्रकार के भ्रंशों की उत्पत्ति होती है। थैंक यू।